कि दिल में आग और दिमाग में आग, दोनों आग होगी तो विस्फोट हो जाएगा। आपको दिल में तो आग रखनी है बदलाव की, लेकिन दिमाग में ठंडक रखनी है, तब जाकर के सोशल एक्शन करेंगे। हमारे जो बहुत यंग साथी हैं वो धड़प लाओ काट दम मादर देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा साथियों। आंदोलन बहुत ही सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। चमचों से मत टकराओ, डायरेक्ट चमचों से मत टकराओ। उन्होंने कहा हिट द हैंड विच होल्ड्स द चमचा, यानी कि जो हाथ चम्मच को पकड़ता है उसको मारो, चम्मच अपने आप गिर जाए। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का ये प्रतीक होगा हमारा सामाजिक परिवर्तन स्थल, और इसलिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया साथियों, जिसके अंदर बाकायदा उन विचारकों की मूर्तियां लगवाई जो उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, इन सब की उन्होंने मूर्तियां लगवा करके दिखाया कि यह है हमारा सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक, हमारी सामाजिक परिवर्तन का चिन्ह, और इसीलिए हमने ये सामाजिक परिवर्तन। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट कहां से आता है, वोट का अधिकार कहां से मिलता है हमको? बाकायदा वोट का अधिकार हमको मिलता है हमारे संविधान से। तो इसका मतलब हुआ वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, तो हम संविधान के माध्यम से जो वोट मिला है उसको जाया नहीं होने देंगे। दूसरा नारा था वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से लेंगे SPDM। तो वोट फिर से आ रहा है, आरक्षण भी संविधान से आ रहा है, और दोनों प्रजातांत्रिक हमारे मूल्य हैं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर बाकायदा उसको किस प्रकार हमारा जो आंदोलन, बहुजन आंदोलन रहा है, उसका संज्ञान लिया जाए। और जब हम अपनी आंदोलन पर अभिमान करते हैं, जब हम अपने आंदोलन पर फख्र करते हैं, तब कहीं जाकर के हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अगर हम अपने आंदोलन पर ही फख्र नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर मूवमेंट, आवर लीडर्स, दोज हु हैव डन एनीथिंग, लिटिल बिट थिंग, और ज्यादा किया है, कम किया है, कुछ भी किया है, अगर हम उनका संज्ञान नहीं लेते हैं, अगर हम उनको रेखांकित करके अपनी याददाश्त में नहीं बताते हैं, तो हम उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो आंदोलनकारी अपने महापुरुषों, अपने इतिहास की इज्जत नहीं करता, वो बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा मैं इसलिए चाहता हूं कि ऐतिहासिकता के अंदर इसको हम लोग थोड़ा सा रखें। ऐतिहासिकता के लिए साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आपने क्लिप सुनी, और अक्सर मान्यवर कांशीराम यही कहा करते थे कि मैं फूले के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर हम लोग फूले के आंदोलन को देखें तो उसकी शुरुआत 1848 में हुई थी, यानी कि 172 वर्ष पहले, 1848, और आज है 2020। तो दैट मीन्स इट इज 172 ईयर ओल्ड मूवमेंट, जिसके हम लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए 274-75 लोग जो हैं, वो इस बात को समझ लें कि हम जिस आंदोलन को आज सुनने जा रहे हैं, वो आंदोलन 172 वर्ष पुराना है। और इसलिए ये इतिहास जानना जरूरी है साथियों। हम भूल जाते हैं, हम कल की चीज भूल जाते हैं, और इतिहास तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और हम यहां पर कहना चाहेंगे, अगर हम आधुनिक इतिहास को देखते हैं, बहुजन समाज के आंदोलन के आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं, तब तो वो 172 वर्ष पुराना है। लेकिन अगर हम इसके पुराने इतिहास को देखें, जिसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, तो वो साथियों हम लोग दो विचारधाराओं में बांट करके देख सकते हैं। एक विचारधारा जिसको हम लोग कहते हैं श्रमण विचारधारा,
और श्रमण विचारधारा जो है वो उसकी खासियत क्या है और उसके मानने वाले कौन हैं, यहां से हम अपने आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। श्रमण विचारधारा जब शुरू होती है तो उसमें चारवाक, आजीवक, बुद्धा और उसके बाद रैदास, कबीर, उसके बाद दादू, नानक, और वहां से होते हुए वो विचारधारा आ जाती है आधुनिक काल में मॉडर्न इंडिया के अंदर फूले, साहू, पेरियार, नारायण गुरु, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम। तो इन सब को हम नमन करते हैं जब हम इस विचारधारा के साथ चलते हैं। तो अगर हमको बहुजन समाज का प्राचीन इतिहास लिखना है तो हम बुद्ध से शुरू करेंगे, श्रमण विचारधारा से शुरू करेंगे। श्रमण विचारधारा की लड़ाई साथियों जो थी वो वैदिक विचारधारा से थी, और वैदिक विचारधारा वाले लोग आत्मा में विश्वास करते थे। वो ये कहते थे कि जो भी ज्ञान है वो वेदों में समाया हुआ है, और वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और ईश्वर में आस्था रखते थे। लेकिन श्रमण परंपरा वाले वो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, वेदों की ज्ञान को नहीं मानते थे, और यही लड़ाई पुरातन काल से चली आ रही है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो जड़ें हैं वो कहां पर हैं। अगर हम ये जान करके काम करेंगे तो हम आसानी से काम करेंगे, वरना कोई भी आएगा और कुछ भी कहेगा और बाबा साहब का नाम ले लेगा, मान्यवर कांशीराम का नाम ले लेगा, और हम कहेंगे कि वो हमारा ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि ये जो विचारधारा है इसका अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपने नायक हैं, अपनी नायिकाएं हैं, अपने हीरोज और हीरोइन हैं, और इस इतिहास को हम आज लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी बात करने आए हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जो श्रमण परंपरा जिसके अंदर बुद्धा, चारवाक, अजीवक, और उसके बाद अशोक, उसके बाद गुरु रविदास, कबीरदास, दादू और चोखा मेला से होते हुए साथियों हम यहाँ पर चले आते हैं। इस विचारधारा के वाहक मान्यवर कांशीराम अपने आप को कहते थे। और मान्यवर कांशीराम ने जब अपनी पुस्तक उन्होंने जब लिखा चमचा एज, ये असली किताब है, ये मान्यवर कांशीराम ने स्वयं लिखी थी, ये ओरिजिनल किताब है, और ये 1982 में पब्लिश हुई थी। 1982 में पहला संस्करण आया था। और साथियों ये कहां से पब्लिश हुई थी? जहां पर मान्यवर कांशीराम ने अपना पहला ऑफिस खोला था। ये है 5323 हरदयान सिंह रोड, यानी कि 5323 हरदयान सिंह रोड, ये ऑफिस था। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये ऑफिस आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास है, और उसका अभी जीर्णोद्धार करके बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी दिल्ली को समर्पित कर दिया है, और वहां पर लोग बैठ करके उसका उद्घाटन कर चुके हैं। साथियों ये वो किताब है। जब मान्यवर ने ये किताब लिखी तो इन्होंने किसको डेडिकेट किया? मान्यवर ने डेडिकेट किया किसको ये किताब डेडिकेट की? उन्होंने कहा कि फूले, ज्योतिबा फूले, who was the initiator of the revolt in colonial India, यानी कि अंग्रेजों के काल से ही ज्योतिबा फूले ने बाकायदा ये रेवोल्यूशन शुरू किया था। मान्यवर कांशीराम ने अपनी किताब चमचा एज बाकायदा उन्होंने डेडिकेट करी और उनको समर्पित करी। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि मान्यवर कांशीराम का जो दृष्टिकोण था वो बड़ा साफ था, और वो जब बन रहा था तो उसके अंदर ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु,
साहू जी महाराज और उसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी विचारधारा पेविस थी। लेकिन साथियों, इसी किताब में, इसके किताब के पीछे, इस किताब के पीछे जो है एक बात और लिखी हुई है, और वो लिखी है कि मान्यवर कांशीराम ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। और उन्होंने इसलिए बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलग से बनाया, उन्होंने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कहीं मिक्स ना हो जाए, और इसलिए उन्होंने अलग से एक सेंटर बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान्यवर कांशीराम की विचारधारा केवल और केवल जो है फूले तक नहीं रुकी थी, वो बुद्धा तक भी गई थी। और क्योंकि वो पंजाब से आते थे, तो गुरु रविदास की विचारधारा भी कहीं ना कहीं उनके पास थी। तो ये एक लाइन है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब साथियों, जिस विचारधारा को मान्यवर लेकर के अपना काम शुरू कर रहे थे, वो विचारधारा बाबा साहब अंबेडकर से आती है। जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर को बार बार उद्धृत करते हुए मान्यवर कहते हैं कि मैंने जो एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ी एक बार रात में, तो पढ़ता ही गया, और कई बार पढ़ने के बाद मैंने अपना आंदोलन शुरू किया। लेकिन साथियों, जो बात छिपी हुई है, जो बात निकल करके नहीं आती है, और उसको मान्यवर कांशीराम रिवील करते हैं कि जो मान्यवर रिवील करते हैं कि उनका जो बहुजन समाज पार्टी का फलसफा है वो कहां से आया। वो आता है बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा 26 जून 1948 में, जब बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 5वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किया, और उस अधिवेशन में बार बार जो है बाबा साहब अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, एंड शेड्यूल कास्ट बाय कैप्चरिंग दैट political power can open the lock for their development। अर्थात जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक सत्ता, एक ऐसी चाबी है जिसको कैप्चर करके हम लोग शेड्यूल कास्ट वाले अपनी तरक्की, अपने विकास के सभी मार्गों को खोल सकते हैं। तो ये विचारधारा मान्यवर कांशीराम की कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर से आ रही थी साथियों। और इसलिए ये जो मान्यवर कांशीराम की विचारधारा की निर्मित हो रही है, वो कौन कौन से बहुजन नायक उसमें शामिल हैं, इसकी हमें शिनाख्त करनी पड़ेगी, इसको हमें जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, बुद्धा, रविदास, उसके बाद ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, ये विचारधाराएं लेकर के वो आगे चल रहे थे। साथियों, अब मैं आता हूं, मान्यवर ने ये जो फील्ड वर्क करने के बाद 5 प्रिंसिपल दिए थे, 5 सिद्धांत। मान्यवर ने 5 सिद्धांत दिए जिनके ऊपर उनका आंदोलन शुरू हुआ। पहला जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आपको समाज को समझना पड़ेगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हिज मूवमेंट वाज दैट इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। ये पहला प्रिंसिपल था, पहला सिद्धांत था साथियों। और इसलिए उन्होंने जो है समाज को समझने का प्रयास शुरू किया। मैं इसको बाद में एलोबरेट करूंगा, पहले आपको 5 प्रिंसिपल बताना चाहता हूं। सेकंड प्रिंसिपल, जो दूसरा सिद्धांत था,
मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का वो था, जैसे लोग होते हैं वैसे उनको लीडर मिल जाते हैं। पीपल गेट द लीडर व्हाट दे डिजर्व। तीसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने बनाया, तीसरा प्रिंसिपल था कि जिन समाजों की गैर राजनैतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। यह तीसरा सिद्धांत था। जिन समाजों की गैर राजनैतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। और चौथा सिद्धांत था कि जो सत्ता है, पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रगल्स। सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होगा। सत्ता आपको कोई थाली में परोस करके नहीं देगा, बल्कि सत्ता जो है वो संघर्षों से आएगी। ये उनका चौथा सिद्धांत था। और पांचवा सिद्धांत था, द पीपल हु अपोज व्हेन सक्सीड विल बी आस्क्ड टू प्रपोज। पीपल हु अपोज व्हेन सक्सीड विल बी आस्क्ड टू प्रपोज। जो लोग विरोध करते हैं, जब वो कामयाब हो जाते हैं तो जनता उनसे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पूछती है कि आपका विकल्प क्या है, ये बताइए। साथियों, ये 5 सिद्धांत थे जिनके आधार पर मान्यवर कांशीराम ने अपना आंदोलन शुरू किया। अब मैं आता हूं कि इन्होंने सिद्धांत को एलोबरेट, पहला जो सिद्धांत था उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं और पांचों को मैं एलोबरेट करके बताता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मान्यवर ने जो आंदोलन शुरू किया, मान्यवर कांशीराम ने जो आंदोलन किया साथियों, वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड था, बहुत साइंटिफिक आंदोलन था, वैज्ञानिक तंत्र फॉर्मूले के ससज्जित आंदोलन था। वो केवल इस तरह नहीं कपोल कल्पित नारे लगाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आज आखेट कर दिया, कल घिराव कर दिया, ये आंदोलन नहीं था। मान्यवर ने बहुत ही साइंटिफिक रूप में, वैज्ञानिक तौर पर, फॉर्मूले के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर अपना आंदोलन निर्मित किया साथियों। ये मैं बात यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूं और इसलिए मैंने पहले 5 सिद्धांतों की बात करी। और पहला सिद्धांत, मान्यवर कांशीराम आपको पता होगा डीआरडीओ में 1970 के आसपास जो है वहां काम कर रहे थे और वहां पर वो महाराष्ट्र की सोसाइटी का अध्ययन कर रहे थे। और महाराष्ट्र की सोसाइटी के अंदर जब उन्होंने समाज को समझने का काम किया, जब कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि भाई आजादी के जो है 23 वर्ष हो चुके हैं और संविधान लागू हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, 70 की बात है ये। और इस 70 के अंदर दलितों पर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था, वो आंदोलन कई छितरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मान्यवर कहते हैं कि जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर ने 36 वर्ष आंदोलन चलाया 1919 से और 1956 तक बाकायदा उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में जो लोग थे वो क्या कह रहे थे? वो कहते थे, मराठी में कहते थे कि अंबेडकरी विचारधारा चांगली आहे पर सफल होऊ शकत नाही। यानी कि अंबेडकरी विचारधारा अच्छी तो है लेकिन सफल नहीं हो सकती। ये अंबेडकरवादी महाराष्ट्र में 1970 में कह रहे थे। तो मान्यवर कांशीराम ने कहा कि जब समाज जो है हतोत्साहित हो जाता है तो वो इसी प्रकार की सोच रखता है। हतोत्साहित, जब समाज का उत्साह टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, अगर मनोबल नहीं है तो वो आदमी जो है वो इसी प्रकार सोचता है कि अंबेडकरी विचारधारा अच्छी तो है लेकिन सफल नहीं हो सकती। ये आप सोच सकते हैं
कि किस प्रकार का मनोबल टूटा था। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि जो थोड़े बहुत पढ़े हुए लोग हैं, जो थोड़ी बहुत शक्ति बनी है, वो क्या हुई, वो शक्ति थी तो लेकिन बिखरी हुई थी और वो स्ट्रेंथ इकट्ठा नहीं हो पा रही थी, वो बिखर गई थी 70 तक। क्यों बिखर गई थी कि पढ़े हुए लोग भी, जो पढ़े हुए लोग थे, वो जो लीडर बन गए थे, आरपीआई के लीडर थे, उनके मातहत उनके चमचे बन गए थे। लेकिन मान्यवर ने एक एनालिसिस और किया कि 1971 में 1971 में आरपीआई और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन हुआ, राजनीतिक गठबंधन, क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाला था। और इलेक्शन के अंदर यह हुआ, उस समय 540 सीट हुआ करती थी लोकसभा में। तो जो संधि हुई वो क्या हुई कि 539 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई और 1 सीट आरपीआई के हिस्से में गई। मान्यवर ने कहा भाई ये कौन सी संधि हुई? तो मान्यवर ने लोगों को झकझोरने के लिए कि उनको ये बात चुभे, उसको इस तरह रखा कि भाई ये कौन सी संधि हुई, इसमें गांधी के पक्ष में तो 539 सीटें गई और बाबा साहब अंबेडकर के पक्ष में तो केवल 1 सीट आई। लोगों को ये बात चुभी कि हाँ यार, ये तो बात सही है कि बाबा साहब अंबेडकर के हिस्से में तो 1 सीट आई, तो ये तो अपमान हुआ। तो मान्यवर कांशीराम ने बड़ी ही चतुराई से इस अपमान को लोगों के अंदर पेबस करने की बात करी। इसलिए साथियों, मान्यवर कांशीराम ने उस समाज को समझने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जो राजनीतिक शक्ति है, ये अगर कांग्रेस के गुलाम हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आए हैं, वो गुलामों के गुलाम हैं। दे आर बेसिकली स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। और इसलिए ये स्थिति बदलनी चाहिए। तो उन्होंने उसको समझा और उसको समझने के बाद जो है चमचों के चमचों को बदलने की कोशिश करी। साथियों, ये पहली जो है प्रिंसिपल मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया कि अगर समाज को बदलना है तो समाज को समझना होगा। अब मैं आता हूं दूसरे प्रिंसिपल पर। दूसरा सिद्धांत था, मान्यवर कह रहे थे कि लोग जैसे होते हैं उनको वैसे ही लीडर मिल जाते हैं, क्योंकि मान्यवर साहब का मानना था कि प्रजातंत्र में लोग लीडर को चुनते हैं, लीडर लोगों को नहीं चुनता है। लीडर लोगों को नहीं चुनता है, लोग चुनते हैं। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना लीडर कैसा चुने। और अगर आपने लीडर चुन लिया है तो फिर शिकायत क्यों करते हैं, बार बार शिकायत करते हैं आप, अरे ये लीडर अच्छा नहीं है, ये लीडर खराब है। अरे भाई आपने चुना है, अच्छा खराब आपने चुना है, तो आपको ये चिंता होनी चाहिए, आपको ये चिंतन होना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप कौन सा लीडर चुन रहे हैं और वो कैसा आंदोलन चलाएगा। ये आपके सहूर पर डिपेंड करता है। इसलिए ये बार बार मत कहिए कि ये लीडर खराब है। मान्यवर इसलिए भी ये बात कह रहे थे क्योंकि उनको पता था कि जब वो लीडर बनाएंगे, जब वो आंदोलन चलाएंगे, तो क्या होगा, वो जब चलाएंगे तो लोग यही कहेंगे साहब ये लीडर खराब है, वो लीडर खराब है, ऐसा खराब है, वैसा खराब है। तो मान्यवर ने कहा कि भाई लीडर कोई खराब नहीं है, ये आप लोग खराब हैं, इसलिए आप लोग संभलिए और आप लोग सही से लीडरों को चुनिए। ये दूसरा प्रिंसिपल था मान्यवर की सोच का, जो कि वो आंदोलन को समझ रहे थे, आंदोलन के में करने वाले कार्यकर्ताओं को समझ रहे थे। साथियों, अब मैं आता हूं तीसरे प्रिंसिपल पर, तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा सिद्धांत था, जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। साथियों, तो ये गैर राजनीतिक जड़ें क्या थी, ये मान्यवर समझाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं, गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर क्यों हैं, इसको वो समझाना चाहते थे। तो गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं साथियों?
गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं कि जब हम अपने समाज में अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं। इतिहास में जो हमारे नायक हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नेता हुए थे या हमारे आंदोलनकारी, संघर्षकारी, इन सबको जब हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते हैं, तो गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं। जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता वो कभी इतिहास बना नहीं पाता, ऐसा कि मान्यवर कांशीराम कहा करते थे। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जिस समाज में विचार नहीं है, जिस समाज में विचारधारा नहीं है, जिस समाज में नायक नहीं है, जिस समाज में नायिकाएं नहीं है, उनके हीरो नहीं है, उनकी हीरोइन नहीं है, तो वो समाज कैसे चलेगा, कैसे वो प्रेरणा लेगा, कैसे वो मोटिवेट होगा। इसलिए मान्यवर ने कहा कि भाई हमको गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। जो हमारा इतिहास था उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको पुनः जागृत करना पड़ेगा। और इसलिए साथियों, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए मान्यवर ने कहा कि एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा। और वो गैर राजनीतिक संगठन क्या था? वो था बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ की नींव साथियों 3 पड़ाव में पड़ी, एक बार में नहीं पड़ी। बामसेफ की 3 पड़ाव में पड़ी। सबसे पहले 14 अक्टूबर 1971 में कुछ अनुसूचित जाति कर्मचारी मिले पुणे में और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हमें एक संगठन बनाना चाहिए। तो बामसेफिया नाम से एक संगठन बना और उसका पैम्फलेट भी बामसेफिया बैकवर्ड एम्प्लॉयज कम्युनिटीज वेलफेयर एसोसिएशन, बामसेफिया नाम से एक संगठन बना साथियों, और उसका एक पैम्फलेट भी निकला। अगर आप चाहें तो उस पैम्फलेट को मैं दिखा सकता हूं। तो एक पैम्फलेट भी निकाला बामसेफिया का, और 1971 में उसके बाद फिर ये प्रण किया गया कि नहीं, हम लोगों को जो है थोड़ा काम करना चाहिए। लोग ने 2 साल तक काम किया, लेकिन हुआ क्या कि बात बन नहीं पाई। और जब बात नहीं बन पाई तो 1973 6 दिसंबर 1973 में लोगों ने एक बार फिर मिल करके ये कहा कि हम लोग 5 साल तक रिसर्च करेंगे और 5 साल तक रिसर्च करने के बाद हम पुनः इकट्ठा होंगे और बामसेफ को रीलॉन्च करेंगे। साथियों 6 दिसंबर 1973 में जो है पहली बार बड़ा रिसर्च शुरू हुआ और 5 साल तक मान्यवर कांशीराम और मान्यवर कांशीराम के साथी, क्योंकि मान्यवर कांशीराम एक समूह की उपज थे, उनका एक अच्छा ग्रुप था, सोचने समझने वाले लोग, वो लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है 5 साल तक रिसर्च करेंगे और 5 साल रिसर्च करने के बाद ये जो है ये बामसेफिया नाम से जो संगठन था उसका ये पैम्फलेट था SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन। और एक बुलेटिन बामसेफ का पहले निकला साथियों, वो ये दिख रहा है आपको, बुलेटिन भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी लिखित व्यवस्था के साथ उन्होंने ये संगठन शुरू किया। अब इस संगठन के माध्यम से उन्होंने जब कार्य शुरू किया, जब उन्होंने इस संगठन के माध्यम से काम शुरू किया, तो उसके तहत साथियों मान्यवर कांशीराम ने बामसेफ से बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए 10 इक्वेशंस बनाई, 10 इक्वेशंस। देयर वर 10 समीकरण बनाए। बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए मान्यवर कांशीराम ने 10
समीकरण बनाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो देखें कि किस प्रकार मान्यवर एक साइंटिफिक मूवमेंट चला रहे थे। मैं बार बार इसको ये कह रहा हूं कि ही वॉज रनिंग ए साइंटिफिक मूवमेंट, वैज्ञानिक मूवमेंट चला रहे थे। वो कपोल कल्पित कथा या देखी हुई बात को नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बामसेफ के वो 10 इक्वेशन बताना चाहता हूं, समीकरण बताना चाहता हूं, जिससे कि आप इसको आप अगर लिखेंगे तो ये आपके पास ज्यादा दिन रहेगा और आप पुनः इसको जागृत कर सकते हैं। पहला जो समीकरण उन्होंने बनाया वो था n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी। n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी, यानी कि n मतलब नीड, d मतलब डिजायर, s मतलब स्ट्रेंथ और c इज इक्वल टू चेंज। नीड इंटू डिजायर इंटू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। आवश्यकता, चाहत और हिम्मत, इन सबको मिलाकर परिवर्तन आता है। अगर केवल आवश्यकता है तो परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत लोगों को आवश्यकता है लेकिन परिवर्तन आएगा नहीं। उसमें हमारे अंदर चाहत भी होनी चाहिए, और अगर चाहत नहीं है तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन में अगर कोई भी डिजिट जीरो हुआ तो उसका गुणनफल जीरो होता है। ये उनकी साइंटिफिक सोच थी, ये वैज्ञानिक सोच थी। इस तरह का फॉर्मूला वो बना रहे थे, n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी। अगर नीड है, डिजायर है और स्ट्रेंथ नहीं है तब भी साथियों परिवर्तन नहीं आएगा। स्ट्रेंथ, उन्होंने दो प्रकार की स्ट्रेंथ बताई, एक थी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक थी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ। दोनों स्ट्रेंथ को उन्होंने बाकायदा लगाया साथियों। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लोग ये सब कहां से आएंगे, इसके लिए दूसरा इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन था m इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू ओ। m इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू ओ। मैन इंटू माइंड इंटू मनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। मैन इंटू माइंड इंटू मनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आदमी चाहिए, लेकिन कौन सा आदमी चाहिए? आदमी, अब हम गारे हीटे भट्टे वाला आदमी ला करके आंदोलन, ये जो बामसेफ है, नहीं बना सकते। हमें दिमाग वाले लोगों का संगठन बनाना है, जिनके पास दिमाग हो और जिनके पास मनी हो, स्ट्रेंथ हो। ऐसा आंदोलन हमें चाहिए। आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो और उसके पास पैसा भी हो। साथियों, बामसेफ का मान्यवर के द्वारा जो बोली गई किताब है वो जरूरी है हम लोग को समझना। मान्यवर ने खुद एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ, ये मान्यवर के द्वारा डिक्टेट की हुई किताब है। ये उन्होंने रिलीज की थी 14 अक्टूबर 1981 को रिलीज की थी चंडीगढ़ में। पंजाब वाले सुन ले, 14 अक्टूबर 1981 में चंडीगढ़ में जो 3rd नेशनल कन्वेंशन हुआ बामसेफ का, उसमें एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ किताब रिलीज करी। ये मान्यवर काशीराम के द्वारा डिक्टेट की हुई किताब थी। और मान्यवर काशीराम ने 3 लोगों को धन्यवाद दिया साथियों। इसको लिखने के लिए मान्यवर ने 3 लोगों को जो है धन्यवाद दिया था। मैं उन तीनों का नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नागपुर से नानावते ने इंग्लिश में टाइप किया और राजा राम ने जबलपुर हिंदी में टाइप किया, और फतेह सिंह जंग सिंह करके एक नाम है, चंडीगढ़ के आते हैं। उन्होंने पंजाबी में ट्रांसलेशन करके बामसेफ एन इंट्रोडक्शन किताब छापी। मुझे लगता है पंजाब के साथियों को वो किताब ढूंढनी चाहिए जो मान्यवर काशीराम ने डिक्टेट की थी, और वो पंजाबी में छपी थी, बामसेफ एन इंट्रोडक्शन। साथियों, मान्यवर ने लिखा कि बामसेफ का गठन अभिलाषा और आकांक्षा, सतर्क चिंतन
आयोजित किए गए प्रयोग और विकसित अवधारणाओं का परिणाम है। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। BAMCEF is a product of deep desire, careful thoughts, conducted experiments and evolved concepts। साथियों, ये अपने आप में गवाह है कि मान्यवर कांशीराम किस प्रकार जो है इसको सराहा करके उन्होंने कहा और ये बताया बाकायदा कि जो ये BAMCEF है वो एक, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा संगठन है जो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहता है। अब इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों को इसमें लाना चाहते हैं, लेकिन साथियों पढ़े लिखे लोगों को एरोगेंस होता है, वो आंदोलन का काम नहीं करना चाहते। पढ़े लिख गए, उन्होंने सोचा अरे हाँ भाई ठीक है, सब कुछ हो गया। हम लोग ये बात समझ करके रखें कि मान्यवर ने पढ़े लिखे लोगों से कहा था कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप पे बैक टू सोसाइटी करें। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी आंदोलन में मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर साथियों किसी को प्रेरित करने की बात कही हो और किसी ने व्यक्ति ने प्रेरित हो। मोरालिटी के आधार पर नहीं। लोग कहते हैं कि अरे ठीक है आपको आना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम मोरालिटी के आधार पर लोगों को प्रेरित कर रहे थे। ये जिसे कहना चाहिए मानने वाली बात है। अब साथियों एक तीसरा फॉर्मूला जो बनाया उन्होंने, समीकरण बनाया, वो था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विल बी रन बाय सेल्फ हेल्प। ये जो है आत्मसम्मान का आंदोलन है और आत्मसम्मान का आंदोलन जो है वो आत्म सहायता से चलेगा। अगर आप दूसरे से सहायता लेंगे तो उसका इशारा भी आ जाएगा। इसलिए दूसरे से सहायता मत लीजिए, आपका अपना आंदोलन है। क्यों कोई दूसरा धनाढ्य आदमी को, टाटा बिरला अंबानी, क्यों आपका आंदोलन चलाएगा? ये आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का है, आपके आत्मसम्मान का आंदोलन है, इसलिए आपको चलाना पड़ेगा साथियों। अब तीसरा जो चौथा प्रिंसिपल था वो था एक्शन जो है वो तीन अवस्थाओं में पूरा किया जा सकता है। कोई भी एक्शन जो है उसके तीन जो है पड़ाव होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स फॉर एवरी एक्शन। 3 पड़ाव। पहला एक्शन, जैसे ही आप एक्शन करेंगे वैसे ही कोई रिएक्शन होगा। तो अगर आप रिएक्शन में फंस जाएंगे तो फिर आपका एक्शन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मान्यवर ने कहा आप कोई एक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप एक्शन का रिएक्शन ना समझ लें और रिएक्शन को काउंटर एक्शन में पूरा ना कर लें। रिएक्शन को काउंटर एक्शन करते हुए उसको निष्क्रिय कर दें, तब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, रिएक्शन को काउंटर एक्शन। ये 3 पड़ाव होंगे किसी भी एक्शन को। तो बिना सोचे समझे आप कोई एक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे, कोई भी रिएक्शन होगा। इसलिए आप अगर नहीं टूटेंगे तो आपको एक्शन, रिएक्शन और काउंटर एक्शन करना पड़ेगा। एक पांचवा जो प्रिंसिपल था वो था पॉजिटिव एजेंडा। कोई भी एक्शन आपको करना है तो उसका एजेंडा सकारात्मक होना चाहिए। आपको नकारात्मक सोच से काम नहीं करना है। ये नकारात्मक सोच क्या है साथियों? इसका एग्जाम्पल था कि अगर आपको कोई लाइन छोटी करनी है तो आपको उस लाइन को मिटाना नहीं है। अगर आपको लाइन छोटी करनी है तो जो आप मिटा रहे हैं, तो जो मिटाना है वो नकारात्मक एजेंडा हुआ आपका। अगर आप उसके सामने बड़ी लाइन खींच देंगे तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। ये हुआ पॉजिटिव एजेंडा। अगर आपको कोई लाइन छोटी करनी है तो उसको मिटाना नहीं है, उसके सामने बड़ी लाइन खींच देनी है, तो वो दूसरी लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। ये हुआ साथियों एक पॉजिटिव एजेंडा। उसके बाद साथियों मान्यवर ने कहा कि
हम लोग मनुवाद को कोसते हैं, हम लोग जो है ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं, लेकिन हमारा अपना पॉजिटिव एजेंडा क्या है? हम रिएक्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन से क्या हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी? मान्यवर ने कहा कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, सोने वाले का जो नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगा सकते हैं? अरे सरकार को पता है कि शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम क्या है, सरकार को पता है कि शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हमको पता है। अगर वो चाहे तो उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वो दूर नहीं करेंगे, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करने जरूर जाएंगे, लेकिन वो सुनेंगे नहीं हमारी बात। इसलिए हमें अपनी एनर्जी जो है इस धरना प्रदर्शन से बचा करके, हमारे लोग बहुत कहते हैं अरे ये लोग धरना ही कर रहे हैं, ये लोग सड़क पे नहीं रहे। अरे सड़क पे निकलेंगे। मान्यवर ने ये एक्सपीरियंस किया कि कितने लोगों को डंडे पड़े, कितनी एफआईआर लिखी गई, कितने लोग बंद हुए और उनकी जमानत कराने कोई नहीं आया। तो उनका मनोबल जो बनना था वो उसकी जगह टूट गया मनोबल। तो इसलिए साथियों, जो आंदोलन है उसको किस प्रकार बचा करके चलाना है, ये मान्यवर ने बाकायदा बताया कि हमारी इसी में नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, मान्यवर कहते थे। आप फेसबुक पे देखेंगे, हमारे लोग, बड़ी हंसी आती है मुझको, हमारे लोग जैसे ही कोई आरक्षण के विरोध में कोई पोस्ट आएगी वो खूब बढ़ चढ़ करके उसको शेयर करने लगेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो बड़े समझदार लोग हैं। मुझे लगता है कि जो लोग आरक्षण के विरोध के पोस्ट को शेयर करते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप दुश्मन की बात को आगे बढ़ा रहे। अरे भाई, वो तो हमको पता है कि वो आरक्षण विरोधी है ही है, तो उनकी बात को अपने पोस्ट पर क्यों बढ़ाते हैं आप तो नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हैं उनको। इसलिए साथियों, अपनी पोस्ट पर, अपनी वॉल पर कोई भी दलितों के विरोध में अगर कोई विपक्षी दल अगर कोई बात कहता है तो उसको शेयर ना करें, उसको वहीं किल कर दे। इसलिए क्योंकि मान्यवर कहा करते थे नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। आप किसी लीडर को अगर आप कटाक्ष करेंगे, उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, तो वो और बड़ा लीडर बनता है। इसलिए कभी क्रिटिसिज्म नहीं करते उसको बिना संज्ञान लिए मार देते हैं। इसलिए साथियों, पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए। साथियों, एक और कार्यक्रम जो मान्यवर ने बताया वो था DA प्लस DT इजिकल टू सोशल मूवमेंट। DA यानी कि दिल में आग और DT मतलब दिमाग में ठंडक, यानी कि दिल में आग और दिमाग में आग, दोनों आग होगी तो विस्फोट हो जाएगा। आपको दिल में तो आग रखनी है बदलाव की, लेकिन दिमाग में ठंडक रखनी है, तब जाकर के सोशल एक्शन करेंगे। हमारे जो बहुत यंग साथी हैं वो धड़प लाओ काट दम मादर देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा साथियों। आंदोलन बहुत ही सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला जो मान्यवर ने बताया वो था 5 महापुरुषों का एक पंच प्यारे बनाना, यानी कि कहीं ना कहीं पंचशील से ले रहे थे या पंच प्यारे से ले रहे थे। मान्यवर ने 5 लोगों का एक पैंथियन बनाया, जिसे कहना चाहिए 5th, और वो था बाबा। जब अनपढ़ लोगों को मान्यवर कांशीराम बता रहे थे तो वो ये नहीं कह रहे थे ये ज्योतिबा फूले हैं, ये नारायण गुरु हैं, ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ये ईवी रामास्वामी नायकर हैं, पेरियार, ऐसा नहीं कह रहे थे बाबा साहब। हम वो ये कह रहे, देखो मैं गया, मैं ढूंढ करके लाया हूं तुम्हारे 5 बाबा। एक है पगड़ी वाला बाबा, एक है टाई वाला बाबा, एक है दाढ़ी वाला बाबा और एक है अचकन वाला बाबा। इन बाबाओं से साथियों मान्यवर कांशीराम ने अपने समाज की जो गैर राजनैतिक जड़ें थी उनको मजबूत करने का काम किया, और इसी में उन्होंने मेला ऑन व्हील्स निकाल करके जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। इसमें कैडर कैंप साथियों एक नया फॉर्मूला था उनका, और कैडर कैंप बामसेफ में सिखाया जाता है कैडर कैंप क्यों लगाए जाते हैं, इसका जो मिशन है, इसका जो बेसिस है वो क्या है। वो है विचारों को अगर बार बार ना मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं। जिस तरह आप बर्तन मांजते हैं
उसी तरह विचारों को बार बार समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, डिबेट करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के विचार मांझे जाते हैं। तो विचार अगर ना मांझे जाएं तो विचार मर जाते हैं। जब विचार मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं। जो विचारक थे, जो सोच रहे थे, वो भी मर जाते हैं। और जब विचारक मरते हैं तो इतिहास मर जाता है साथी। और जब इतिहास मरता है तो समाज का जो मनोबल है वो टूट जाता है। और इसलिए हमें विचारों को पैदा करना है। अगर विचारों को पैदा करना है तो हमें विचारकों को पैदा करना है। विचारकों के आंदोलन को बार बार समझना पड़ेगा। लोग समझते हैं, अरे यार ये क्या यार, फूले साहू हमेशा बताते रहते हो यार। साथियों, कोई विचारधारा आज से 19 अगर हम मान लें 78 में बामसेफ बनी थी, 78 और 2 80, यानी कि 42 साल पहले एक तरह से बामसेफ बन गई थी। 42 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है। और जो लोग नए पैदा हुए हैं उनको बामसेफ के बारे में पता नहीं। उनको तो केवल धरना प्रदर्शन पता है, उनको तो केवल मोटर गाड़ी पता है, आगे झंडा लगा होना चाहिए और खुली जीप होनी चाहिए और उसमें बैठ करके लोग धड़ल्ले से निकल जाएं। ये आंदोलन उनके लिए है। नहीं साथियों, ये विचारधारा का आंदोलन है, साइंटिफिक विचारधारा का आंदोलन है। इसके अपने फॉर्मूले हैं और इसके अपने सिद्धांत है जिनको मैं बता रहा था। तो ये 5 जो लीडर थे, उनकी विचारधाराओं को उन्होंने जो है पल्लवित किया, शिक्षित किया, लोगों को बाकायदा जो मैगजीन निकाली, ऑप्रेस्ड इंडियन मैगजीन निकाली, अनटचेबल इंडियन मैगजीन निकाली, और बाबा साहब अंबेडकर का देखिए ये चित्र है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये पेरियार का देखिए चित्र है मेन पेज पर। इसके बाद बाकायदा ये देखिए फूले का चित्र है इस मेन पेज पे ऑप्रेस्ड इंडियन की, और इसकी तारीख है 1981। और उसके बाद फिर जब 1981 में DS4 बनाया तो ये मान्यवर साहब की तस्वीर है। साथियों, इन सब कामों से 3 वर्ष तक, 1978 में बामसेफ बना और 3 वर्ष तक इन समीकरण के साथ मान्यवर कांशीराम ने जो हमारे समाज की गैर राजनैतिक जड़ों को मजबूत किया। उसके बाद 1981 में जो मैंने आपको तीसरा प्रिंसिपल बनाया था कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रगल्स, मान्यवर ने कहा कि अब हमारी गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत हो गई हैं। गैर राजनैतिक जो है वो हो गई है, मजबूत हो गई है, लेकिन क्या हमको सत्ता मिल जाएगी? केवल गैर राजनैतिक जड़ों से मजबूत होने से ही क्या हमको जो है सत्ता मिल जाएगी? मान्यवर ने कहा नहीं, सत्ता केवल गैर राजनैतिक जड़ों से मजबूत होने के लिए नहीं मिलेगी, सत्ता तो संघर्षों का प्रतिफल होगा। लेकिन साथियों, बामसेफ गैर राजनैतिक संगठन था, गैर अनशनकारी संगठन था और गैर धार्मिक संगठन था। इट वॉज नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजिटेशनल एंड नॉन रिलीजियस संगठन। और इसलिए मान्यवर ने संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था DS4। और DS4 1981 में बना और साथियों उससे DS4 6 दिसंबर 1981 और पावर विल बी दी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, इसके तहत साथियों। अब इसकी फिलॉसफी क्या थी और इसके अंदर जो सिद्धांत, इसके अंदर जो समीकरण बनाए, जो नारे बनाए, वो अपने आप में फिर से वैज्ञानिक नारे थे साथियों। मैं जल्दी से बताता हूं DS4 के बारे में कि उन्होंने भारतीय समाज की संरचना को चिन्हित किया। और अगर आप देखेंगे ये DS4 के माध्यम से ही ये किताब जो चमचा एज आई थी, ये DS4 के माध्यम से आई थी। और इसके आखिरी पेज पर उन्होंने सामाजिक संरचना को दिखाया कि सामाजिक संरचना ऐसी है, 15% ब्राह्मण है, 85% बैकवर्ड हैं। ये साइंटिफिक फॉर्मूला पहली बार भारतीय इतिहास की
भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली बार 1585 का नारा मान्यवर कांशीराम ने दिया। अगेन बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर ऑब्जर्वेशन के साथ समाज को समझने के बाद उन्होंने ये बाकायदा प्रिंसिपल और दिया साथियों। उसके बाद साथियों उन्होंने ये नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। और ये बाकायदा नारा देते हुए उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए कैसे लोगों को जगाया जाएगा। तो DS4 से जो पहला कार्यक्रम, जो बड़ा कार्यक्रम था साथियों, वो था 3500 किलोमीटर की साइकिल मार्च, जिसको नाम दिया उन्होंने मिरेकल ऑफ 2 feet and 2 wheels। दो पहियों और 2 पैरों का कमाल, मिरेकल ऑफ 2 feet and 2 wheels। और उससे साथियों बाकायदा उन्होंने 3500 कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से लेकर के काराकोरम तक उन्होंने जो है बाकायदा साइकिल चलाई। और मान्यवर ने कहा कि 50 वर्ष की आयु में मैं 3500 किलोमीटर साइकिल चला सकता हूं, तो क्या आप लोग 20 किलोमीटर नहीं चला सकते? तो मान्यवर भी बुद्धा की तरह जैसे अत्दीपो भवा, मैंने जो किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं किसी की कही हुई बात पर नहीं काम कर रहा हूं, मैं सुनी सुनाई पर नहीं, बल्कि अपनी बात पर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसकी बात पर चल रहा हूं। साथियों एक दूसरा कार्यक्रम जो था वो था बरेली मार्च, शराबबंदी का आंदोलन। मान्यवर ने कहा कि दलितों की, जो मान्यवर कहा करते थे कि सवर्णों की बस्ती में स्कूल, मुसलमानों की बस्ती में थाना और दलितों की बस्ती में शराब खाना, ये है डिजाइन इन लोगों का, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। तो इसलिए हमें शराबबंदी का आंदोलन करना चाहिए। साथियों एक और बड़ा अच्छा कार्यक्रम मान्यवर ने लिया, वो था पीपल्स पार्लियामेंट। मान्यवर की सोच, मान्यवर की चिंतनशीलता, उनकी कल्पनाशीलता, उनका इमेजिनेशन, ये एक बहुत बड़ा देन था साथियों हमको। मान्यवर ने पीपल्स पार्लियामेंट कहां किया? बोट क्लब पर। बोट क्लब से सीधे पार्लियामेंट दिखाई पड़ता था और उसके सामने पीपल्स पार्लियामेंट बताया। उन्होंने कहा कि देखो हम इस पार्लियामेंट में घुस तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ये हम अपने लोगों को बता सकते हैं। साथियों सोचिए, मान्यवर जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर अपने समाज को तैयार कर रहे थे कि हमें अपने पार्लियामेंट के अंदर घुसना है, और पार्लियामेंट में घुसना है तो उसके अंदर क्या होता है ये उनको मोटिवेट करेगा, ये उनके अंदर उत्साह भरेगा। इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्लियामेंट का आंदोलन चलाया और उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्लियामेंट में क्या होता है, किधर सत्ता पक्ष बैठता है, किधर विपक्ष बैठता है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे कानून पास होते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होती है, ये उन्होंने दिखाया। और इसलिए मान्यवर की कल्पनाशीलता को, उनके इमेजिनेशन को साथियों सैल्यूट करने का मन करता है कि कैसे वो व्यक्ति जिसके पास पावर नहीं थी, पैसा नहीं था, उनके पास सोच थी और उस सोच से हमारे लोगों को वो तैयार कर रहे थे पार्लियामेंट जाने के लिए। साथियों इलेक्शन एक और कार्यक्रम था जो DS4 से लड़ा गया, और DS4 से, जिसको वो कहते थे, प्रोग्राम को कहते थे लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन। ये उनका एक नया स्लोगन था, लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन। और इसके तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ना आरंभ किया। और जब वो इलेक्शन लड़ने लोग जाते थे तो कहते थे भाई देखो जो हमने तुम्हें टिकट दिया है, जो हमने तुम्हें टिकट दिया ये प्लेटफॉर्म का टिकट है, इससे तुम प्लेटफॉर्म तक जा सकते हो लेकिन ट्रेन पे चढ़ नहीं सकते हो। अभी तो तुम लड़ सकते हो लेकिन तुम पार्लियामेंट में पहुंच जाओ ये जरूरी नहीं है। इसलिए साथियों उन्होंने बाकायदा ये जो है एक आंदोलन चला करके लोगों को जहनी तौर पर, उनके दिमाग पर, मेंटेलिटी पर, मनोबल पर कि आपको इलेक्शन लड़ना है आगे चल। एक और कार्यक्रम किया वो था पूना पैक्ट, और बाकायदा उन्होंने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस, डिनंसिएशन ऑफ पूना पैक्ट 24 अक्टूबर 1982 को उन्होंने किया, जिसके तहत मैंने आपको बताया ये किताब निकाली और बाकायदा किताब निकाल करके जो चमचा एज बाकायदा उन्होंने
चमचों को उन्होंने चिन्हित किया और उन्होंने परिभाषा दी चमचा क्या है। उन्होंने कहा चमचा एक ऐसा हथियार है जो अपने आत्मनिर्भर रूप से नहीं चलता, उसको चलाने वाला चाहिए। चम्मच जो है वो अपने आप से काम नहीं कर सकता, उसको एक पकड़ने वाला चाहिए कोई, और उसके आधार पर वो काम करता है। और फिर उन्होंने बाकायदा चमचों के 4 प्रकार दिए। 4 प्रकार, शेड्यूल कास्ट चमचा, जिसको उन्होंने रिलक्टेंट चमचा कहा। शेड्यूल कास्ट चमचा इज इक्वल टू रिलक्टेंट चमचा। फिर उन्होंने शेड्यूल ट्राइब चमचा, यानी कि इनिशिएटेड, उसका अभी जो है आरंभ हो रहा है। और बैकवर्ड कास्ट चमचा एस्पायरिंग चमचा, और माइनॉरिटीज चमचा जो उसको बताया उन्होंने हेल्पलेस, वो बेचारा जो है बड़ा मजबूर है और इसलिए वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार, और उन्होंने कहा चमचों से मत टकराओ, डायरेक्ट चमचों से मत टकराओ। उन्होंने कहा हिट द हैंड विच होल्ड्स द चमचा, यानी कि जो हाथ चम्मच को पकड़ता है उसको मारो, चम्मच अपने आप गिर जाए। इसलिए चमचे से मत टकराओ, चम्मच को जो है उस हाथ को मारो जो पकड़े हुए है। आप देखिए कितना साइंटिफिक है, तुरंत गिर जाएगा चम्मच। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि साथियों, ये मान्यवर की बहुत बड़ी सोच थी। लास्ट बात जो DS बोस से करी वो ये थी कि उन्होंने पेन को दिखा करके भी बाकायदा उन्होंने दिखाया कि भाई ये जो है पेन है, ये भारतीय संरचना है, और ये जो इसका कैप है वो है 85%। ये जो 85% है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक पेन नहीं चल सकता। ये जो 85% बहुजन है ये चल नहीं सकता। कितनी साइंटिफिक बात है कि अगर ढक्कन नहीं हटेगा तो क्या ये लिख लोगे आप? नहीं लिख सकते। इसलिए ढक्कन को उन्होंने बाकायदा एक सिंबल बनाया कि ढक्कन जो है वो 85% है, इसको आप हटाओ तो पेन अपने आप लिखने लगेगा, यानी कि बहुजन काम करने लगेगा, बहुजन की सत्ता चलने लगेगी। ये बात वो समझाना चाह रहे थे। ये साथियों फिर से मान्यवर ने विचारधारा, आइडियोलॉजी और बाकायदा इन्होंने जो सोच है, साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच के आधार पर इन्होंने दूसरा संगठन बनाया और 3 वर्षों तक इस पर काम किया। लेकिन मान्यवर ने कहा कि भाई अब स्ट्रगल बहुत हो गया है, क्या हम जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे? तो फिर उन्होंने अपने 5वें फॉर्मूले को निकाला। और 5वां फॉर्मूला क्या था? 5वां फॉर्मूला था दोज हु अपोज व्हेन सक्सीड विल बी आस्क्ड टू प्रपोज। जो लोग विरोध करते हैं जब कामयाब हो जाते हैं तो जनता उनसे उनका विकल्प पूछती है, बताइए भाई अब आपने बहुत विरोध कर लिया, अब आप क्या देंगे, आप क्या करेंगे? तो मान्यवर ने कहा कि इसको करने के लिए, विकल्प देने के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी का जो है आविर्भाव किया। मैंने बहुजन समाज पार्टी, समाज के अंदर हमारी वैकल्पिक, बहुजन समाज की वैकल्पिक सोच क्या होगी, इसको जो है उन्होंने दिया। और पहला जो विकल्प सोच थी वो क्या सिद्धांत था साथियों? वो था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान, ये था उनका प्रिंसिपल जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। और मान्यवर ने जो विल लिखी, जो उन्होंने अपनी विल लिखी है, उसके अंदर भी इसका जिक्र किया है कि मेरी विचारधारा क्या थी। जब उन्होंने बहुजन भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई तो उस समय भी उन्होंने लिखा, जो किताब है आयरन लेडी, आयरन लेडी में मान्यवर का जो किताब है आयरन लेडी लिखी गई। आयरन लेडी किताब के अंदर मान्यवर ने फॉरवर्ड लिखा, और फॉरवर्ड में भी जो है मान्यवर ने लिखा कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है वो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान। ये साथियों पहला जो है प्रिंसिपल था। और जब सरकार बनी तो मान्यवर ने
आपको पता है 3 जून 1995 में हमारी पहली सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। मैं आपको बता रहा था कि 1948 में जो बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी कि पॉलिटिकल पावर इज द की फॉर ऑल योर डेवलपमेंट, तो उसको 1984 में यानी कि 36 साल बाद मान्यवर ने बहुजन समाज पार्टी बना करके उस बात को पूरा करने का आरंभ किया। और 3 जून 1995 यानी कि 47 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बना करके बाबा साहब अंबेडकर के आह्वान को फिर से पूरा किया। साथियों, बाबा साहब के अंबेडकर के कारवां को कौन लेके चल रहा है, यह बात इस बात से प्रमाणित होती है कि मान्यवर ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को उद्धृत किया। उन्होंने बाकायदा कोट किया, उन्होंने ऐसे नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। लोग अब कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि बाबा साहब ने ये कहा था इसलिए मैंने ये किया, ये नहीं कहते। लेकिन मान्यवर ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर कैप्चर करो और उससे परिवर्तन आ सकता है। इसलिए साथियों 1984 में मान्यवर ने पार्टी बनाई और 3 जून 95, अभी 3 जून निकली है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बने हुए पहली जो सरकार बनी थी उसके साथियों 25 वर्ष हुए, रजत जयंती, लेकिन कोई हमारा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। रजत जयंती हुई साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर हम याद नहीं करेंगे तो हम रजत जयंती कैसे मनाएंगे, सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और 3 जून 1995 को ही भागीदारी भवन बना था, जो भी सोच का नतीजा था। तो अब मैं आता हूं सोच पर कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, ये तो उनके थे, लेकिन नारे क्या दिए उन्होंने। देखिए कितने संवैधानिक नारे। मान्यवर ने कभी भी बिना संविधान के मूल्यों के काम नहीं किया। वो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। He was ardent supporter of Constitution of India and also ardent supporter of democracy. That is what is more important. उन्होंने क्या कहा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट कहां से आता है, वोट का अधिकार कहां से मिलता है हमको? बाकायदा वोट का अधिकार हमको मिलता है हमारे संविधान से। तो इसका मतलब हुआ वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, तो हम संविधान के माध्यम से जो वोट मिला है उसको जाया नहीं होने देंगे। दूसरा नारा था वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। तो वोट फिर से आ रहा है, आरक्षण भी संविधान से आ रहा है, और दोनों प्रजातांत्रिक हमारे मूल्य हैं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर बाकायदा उसको ले रहे हैं साथ। तीसरा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन। ये एक बहुत बड़ा फलसफा था, फिलॉसफी थी, और ये सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था वो मान्यवर ने बाबा साहब अंबेडकर से ही सीखा था। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 1919 में पहली बार साउथ बरो कमेटी यानी कि फ्रेंचाइज कमेटी के तहत ये प्रस्ताव दिया था कि हमको अपना स्वप्रतिनिधित्व चाहिए, सरकार के अंदर हमें अपनी नुमाइंदगी चाहिए। अगर हमको नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो ये सरकार अच्छी सरकार नहीं है। और इसलिए जो है मान्यवर ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी साथियों। और इसके तहत मान्यवर ने साथियों बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो उसके तहत उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था देना शुरू किया। जो सबसे पहला काम वैकल्पिक व्यवस्था का था वो क्या था, अगर आपको याद होगा, वो था परिवर्तन चौक का निर्माण। मान्यवर ने कहा कि भाई ये परिवर्तन चौक जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी विचारधारा है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो अभी नारा था, अब ये मूर्त रूप में, फिजिकल रूप में दिखाई पड़ने लगा है। और इसलिए सामाजिक परिवर्तन का ये प्रतीक होगा हमारा सामाजिक परिवर्तन स्थल।
और इसलिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया साथियों, जिसके अंदर बाकायदा उन विचारकों की मूर्तियां लगवाई जो उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, इन सब की उन्होंने मूर्तियां लगवा करके दिखाया कि यह है हमारा सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक, हमारी सामाजिक परिवर्तन का चिन्ह, और इसीलिए हमने ये सामाजिक परिवर्तन बनाया है, सामाजिक परिवर्तन स्थल बनवाया साथियों। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक है कि हम उस सामाजिक परिवर्तन को देखें। दूसरा काम जो किया वो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक उत्थान था, और इसलिए मान्यवर ने जो पहली योजना शुरू करी अपनी बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, वो थी साथियों अंबेडकर ग्राम योजना। अंबेडकर ग्राम योजना सबसे पहले 12,500 गांव को चुना गया, और 12,500 गांव के अंदर पहली बार लिंक रोड, खड़ंजे की रोड बनवाई। पहली बात तो उन मजरों का कोई नाम नहीं होता था, जो गांव चुने गए, अंबेडकर ग्राम चुने गए, उन मजरों का नाम नहीं होता था। उनको कोई चबरटोलिया कहता था, कोई पसियाना कहता था, कोई धोबियाना कहता था, जो भी जात वाले रह रहे उनका नाम होता था। लेकिन ये जो सरकार बनी, जो वैकल्पिक व्यवस्था देने वाली थी, उसके तहत अंबेडकर ग्राम नाम दिया गया। और उस अंबेडकर ग्राम के अंदर बाकायदा जो है लिंक रोड बनाई गई, उसके अंदर बाकायदा स्कूल बनाए गए, और स्कूल बहुत जरूरी था क्योंकि पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे बच्चे, तो उसमें स्कूल गए, और वहीं पर जो है हैंड पाइप लगा, और वहीं पर जो है बिजली आई। ये अंबेडकर ग्राम योजना के तहत काम चला साथियों। इसके बाद साथियों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख एकड़ ऑफ लैंड, जो जमीन थी उसको बंटवाने का काम शुरू किया गया, और आते आते बाकायदा 2 लाख एकड़ जमीन बटाई गई। ये पट्टे नहीं दिए गए बल्कि कब्जे दिलवाए गए साथियों। इसके बाद पहली सरकार में बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त किया, और मान्यवर ने अपने प्रीफेस जो उन्होंने प्रकथन लिखा उसके अंदर लिखा है, ये लिखा कि मान्यवर जो बहन जी ने अपनी पहली सरकार के अंदर 1,45,000 गुंडों को उन्होंने जेल के अंदर भेजा। साथियों आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को 1,45,000 गुंडों को पकड़वा करके बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। ये जो है बाकायदा एक तरह से काम चलता है, कामकाज। और इसीलिए जब भाजपा के लोगों ने ये प्रेशर डाला 4.5 साल की गवर्नमेंट में कि भाई अब हमें वाराणसी में हमको जो मस्जिद के पास बना हुआ है ज्ञान व्यापी मंदिर, उस पर कब्जा चाहिए, तो बाकायदा मायावती जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा, और इसीलिए उनकी सरकार बनी। तो गिर गई, उनकी सरकार गिर गई 4.5 महीने की, क्योंकि उन्होंने ज्ञान व्यापी मंदिर के पास जो मस्जिद है उस पर कोई काम नहीं करने दी। तो इसलिए साथियों मैं ये कहना चाह रहा था कि बाकायदा जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए वो एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा के 7 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया साथियों। 7 विश्वविद्यालयों का आपको ये बताया जाता है कि मायावती जी ने केवल पार्क बनवाए, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि विश्वविद्यालय भी बनाए, और 7 विश्वविद्यालय बाकायदा उन्होंने बनवाए। 7 विश्वविद्यालय में पहला विश्वविद्यालय जिसको 270 एकड़ जमीन दी वो था अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। और यह विश्वविद्यालय केंद्र सरकार ने बनवाया था, लेकिन इसके पास केवल 8 एकड़ जमीन थी। जब 3 जून 95 की सरकार बनी तो बाकायदा मायावती जी और मान्यवर कांशीराम देखने गए कि भाई चलो ये राजीव गांधी ने जो है यहाँ पर एक बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाया है, उसको जरा देखा जाए। तो उन्होंने जब देखा कि 8 एकड़ जमीन है, और उसके सामने देखा तो एक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बना हुआ था, जिसके पास बहुत जमीन थी। तो मान्यवर ने पूछा भाई वो क्या है, तो लोगों ने कहा कि ये राजीव गांधी के भाई संजय गांधी के नाम पे इंस्टीट्यूट है, और इसके पास कितनी जमीन है मान्यवर ने पूछा, तो उन्होंने कहा इसके पास जो है 270 एकड़ जमीन है।
तो मान्यवर ने बहन मायावती जी से कहा, भाई अब तो आप चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, अब आप बाबा साहब अम्बेडकर को भी 270 एकड़ जमीन दे दीजिए, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के पास तो 8 एकड़ जमीन है। तो उस विश्वविद्यालय को 270 एकड़ जमीन दी गई साथियों। ये पहला विश्वविद्यालय था। उसके बाद मान्यवर गए कोल्हापुर, तो कोल्हापुर वालों ने शिकायत करी कि देखिए आपने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से तो विश्वविद्यालय बनवा दिया है, लेकिन साहू जी के नाम से कुछ नहीं किया आपने। तो मान्यवर लौट करके लखनऊ आए और उनको ये पता चला कि 1919 में साहू जी महाराज एक दिन के लिए कानपुर आए थे। तो कानपुर में उन्होंने कहा कि भाई जो कानपुर विश्वविद्यालय उसका नाम जो है साहू जी महाराज के नाम से रख दिया जाए और उनके नाम से भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो साहू जी महाराज के नाम से विश्वविद्यालय बन गया साथियों। इसके बाद मान्यवर फिर गए महाराष्ट्र, वहां पुणे में गए तो वहां बोले आपने साहब साहू जी के नाम से बना दिया, बाबा साहब के नाम से बना दिया, अब फूले के नाम से आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको फूले के नाम से भी कुछ करना चाहिए। तो मान्यवर लौट करके आए और उन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश में कि फूले की बिरादरी वाले माली समाज के लोग कहाँ ज्यादा रहते हैं, तो पता चला वो रोहेलखंड में बरेली के पास रहते हैं। तो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल करके फूले यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो फूले के विश्वविद्यालय बन गए, उनके नाम से भी बन गए। अब मान्यवर फिर से गए महाराष्ट्र, तो लोगों ने शिकायत करनी शुरू करी कि आपने भाई फूले के नाम से बना दिया, साहू जी के नाम से बना दिया, आपने बाबा साहब के नाम बना दिया, ये बुद्धम शरणम गच्छामी वाले बड़े नाराज हो रहे हैं, आपने जो है इनके नाम से कुछ नहीं बनवाया। तो फिर मान्यवर लौट के आए और उन्होंने नोएडा को गौतम बुद्धा नगर बनाया और गौतम बुद्धा नगर के अंदर गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय 570 एकड़ की जमीन में उन्होंने गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय भी बना दिया साथियों। इसके बाद तो फिर आपको पता होगा कि जब 5 साल की सरकार बनी 2007 में, तो बहन जी ने बाकायदा काशीराम उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय बनवाया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक जो डिसेबल्ड लोगों के नाम से भी विश्वविद्यालय बनाया। उन्होंने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनाया काशीराम जी के नाम से, और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी 4 हॉस्पिटल्स बनवाए। तो मैं इसलिए आपको यह बता रहा हूं कि जब हमारी सरकार जो कि वो कह रहे थे, मान्यवर काशीराम कह रहे थे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम विकल्प के रूप में क्या देंगे, तो विकल्प के रूप में उन्होंने इन विकासशील योजनाओं को देना शुरू किया। इसके बाद साथियों जब 5 साल की सरकार थी, उसमें जो काशीराम शहरी आवास योजना, गरीब शहरी आवास योजना जो बनी, वो अपने आप में खुद एग्जाम्पल है ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का, क्योंकि गरीबों के लिए शहरों के अंदर आवास, इंदिरा आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण अंचल के लिए थी, लेकिन शहरी इसमें नहीं बन पाई। और इसलिए ये एक ऑल्टरनेटिव जो है बाकायदा विचारधारा के तहत में शहरी गरीबी आवास योजना मान्यवर काशीराम के नाम से ही शुरू करी गई। इसके बाद साथियों आपने देखा होगा 165 किलोमीटर लंबा जो बना कॉरिडोर और जो रोड बनी, उसके आसपास जो सिटी डेवलप हुई हैं, वो आप देखिए किस प्रकार की एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा के तहत जो डेवलपमेंट प्लान है वो कैसे दिया जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला 1 सर्किट रेस जो बनाई गई, वो अपने आप में नायाब, जिसे कहना चाहिए, तोहफा है। इसलिए मान्यवर काशीराम के अंदर जो सोच थी, वो जिसे कहना चाहिए किसी ऑल्टरनेटिव विचारधारा, और सबसे बड़ा जो उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया, बहुजन संगठक 22 वर्षों तक लगातार साथियों 22 वर्षों तक एक पेपर हमारे यहाँ निकलता रहा जो नाम था बहुजन संगठक। मान्यवर काशीराम ने बीच में कोशिश करी कि वो बहुजन टाइम्स भी निकालें, लेकिन बहुजन टाइम्स निकला, लेकिन बहुजन टाइम्स जो निकला वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जो है वो बाकायदा पैसे के अभाव में मर गया। क्योंकि बहुजन टाइम्स हिंदी में भी निकला, बहुजन टाइम्स इंग्लिश में भी निकला, बहुजन टाइम्स मराठी में भी निकला, लेकिन जो है और बहुजन संगठक
बहुजन नायक ये मराठी और अंग्रेजी में भी निकलते थे, लेकिन ये आगे चल करके नहीं रह पाए। लेकिन साथियों, मान्यवर कांशीराम ने बाकायदा अपनी लंबी सोच से एक साइंटिफिक आंदोलन, परिवर्तनशील आंदोलन, ऑल्टरनेटिव आंदोलन बाकायदा उन्होंने डेवलप किया और अपने साथियों को आगे बढ़ा करके एक नए इतिहास की संकल्पना की। इस नए इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन है उससे प्रजातंत्र को उन्होंने मजबूत किया। He has strengthened the Indian democracy and he has challenged the hegemony of the upper strata। इसलिए साथियों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आंदोलन का अपना इतिहास है, आंदोलन के अपने नायक हैं, आंदोलन की अपनी विचारधारा है, और जब तक अपने नायकों को बार बार याद नहीं करेंगे, उनके संघर्षों को याद नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा को याद नहीं करेंगे, अपने आंदोलन की विचारधारा कार्यक्रम को याद नहीं करेंगे, तो हम गफलत में पड़े रहेंगे। हम लोग यही सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही है, उसके पहले ना हुआ था और बाद में नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगा कि आज का आपने आयोजन किया, उसके तहत विचारधारा को मांझने का मौका मिलेगा। आपको अपने जो लीडर हैं उनके संघर्षों को चलाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि ये वेबिनार है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी और सी ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति बताई जा सकती है, रणनीति नहीं बताई जा सकती। इसलिए रणनीति जो है, फिर कभी जब आप लोग आमने सामने मिलेंगे तो रणनीति और आगे रहेगी। लेकिन आज जो राजनीति है, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आंदोलन का इतिहास बहुत ही सीरियसली, बहुत गंभीरता से, चिंतन रूप से पढ़ें। दूसरी बात, अपने नायक, अपने नायिकाओं और अपने लीडर, जो हमारा लीडर है, उसके प्रति कम से कम इज्जत रखें। हमारे लोग, मैंने देखा है कि एक आदमी को जोड़ नहीं पाएंगे और फेसबुक पर इतना बड़ी बड़ी गाली, भद्दी गाली लिखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको कभी भी अपने, अगर दूसरी लाइन आपकी तैयार नहीं है, अगर सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं है, सेकेंड लाइन लीडरशिप आंदोलन तैयार नहीं है, तो पहले लाइन के आंदोलन को, पहले लाइन के लीडर को कभी खंडित नहीं करते। आप पहले लाइन के लीडर को अगर खंडित कर देंगे तो आपका जो कुछ बचा कुचा है वो भी खंडित हो जाएगा। इसलिए आप अगर अपना ऑल्टरनेटिव आंदोलन तैयार कर लें तब पहले, लेकिन सकारात्मक आंदोलन होना चाहिए। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, आप देखेंगे कि वो अपने आंदोलन को, और उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो अपने आंदोलन को, अपने लीडर को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। अरे ये बचपना है। आपका आंदोलन अगर बड़ा है तो वो अपने आप स्वतः दिखाई पड़ने लगेगा। फेसबुक पर, ट्विटर पर और ये आपके व्हाट्सएप पर गाली बकने से आपका आंदोलन बड़ा नहीं होगा, कार्यक्रम से आपका आंदोलन बड़ा होगा। आइए बड़े कार्यक्रम करें, अपने नायकों को, अपने बहुजन समाज के साहित्य को, अपने बहुजन समाज के बाकायदा जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं और तब अपना आंदोलन मजबूत होगा। जय भीम, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।